Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. बच्चों एक क्वेश्चन पूछता हूँ स्टार्टिंग में आपसे आज. क्या आप जानते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है? कॉज एंड इफेक्ट नाम ही बता रहा है कि एक वेरिएबल कॉज है और एक वेरिएबल उसका इफेक्ट है. दूसरा सवाल यह है मेरा, क्या कोरिलेशन जो आप पढ़कर आए हैं, आप स्टैट से पढ़ते हैं कोरिलेशन, आप जानते हैं क्या होता है कोरिलेशन. क्या कोरिलेशन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है? यस और नो में बताना है आपको. ऑब्वियसली आप कुछ आंसर बोल रहे हैं, मैं नहीं सुन पा रहा हूं अभी. लेकिन कोरिलेशन जो है वो ये तो बताता है कि दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप है या नहीं है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि इनमें से कौन कॉज है और कौन इफेक्ट है. कॉज एंड इफेक्ट को नहीं बता पाता कोरिलेशन. ठीक है, तो ये सबसे पहला जो पॉइंट है जो मैंने उठाया आज की क्लास में, कॉजेलिटी और कोरिलेशन. कॉजेलिटी मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि एक वेरिएबल कॉज है और दूसरा वेरिएबल या वेरिएबल्स उसके इफेक्ट है. और कोरिलेशन मतलब दो वेरिएबल्स में आपस में कैसा कोरिलेशन, कैसा रिलेशनशिप है. कोरिलेशन में हम पढ़ते हैं कि दो वेरिएबल्स में पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है, नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है. पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब दोनों वेरिएबल्स एक साथ इंक्रीज करेंगे या एक साथ डिक्रीज करेंगे. नेगेटिव कोरिलेशन मतलब एक वेरिएबल इंक्रीज करेगा और दूसरा डिक्रीज करेगा. यहाँ ये नहीं पता कौन कॉज है कौन इफेक्ट है, मगर नेगेटिव मतलब ये है कि कोई एक वेरिएबल बढ़ रहा है और कोई एक वेरिएबल कम हो रहा है. कोरिलेशन हाई डिग्री होता है, लो डिग्री होता है, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, ये सब बातें पढ़कर आते हैं. मगर अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, हम कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर एनालिसिस करना चाहते हैं, कॉजेलिटी को समझना चाहते हैं कि अगर कोई एक वेरिएबल कॉज है तो उसका इफेक्ट क्या है. रिग्रेशन यानी इकोनोमेट्रिक्स में यही सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं. हम मानते हैं कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक एक्सप्लेन्ड वेरिएबल है, दूसरा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है. तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में आने वाले चेंज के कारण एक्सप्लेन्ड वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है उसको हम स्टडी करते हैं. यही पढ़ते हैं हम इकोनोमेट्रिक्स में, रिग्रेशन एनालिसिस में. तो जो बेसिक क्वेश्चन है हमारा वो कॉजेलिटी का है. एक एग्जाम्पल से अपनी बात शुरू करते हैं. देखिए, आप इस बात को जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हमारे काम आता है कि अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो कभी अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमको उस समय जो मेडिकल सर्विसेज हैं उसकी जो चार्जेस हैं वो हमारे इंश्योरेंस से कवर हो जाते हैं. लेकिन अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में जब कोई मेडिकल प्रॉब्लम सामने खड़ी होती है तो उस समय हम अपनी हेल्थ को लेकर या उस ट्रीटमेंट को लेकर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं. तो क्वेश्चन ये है, क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेने से अगर इकॉनमी में ज़्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या ऐसा होने पर उनकी जो हेल्थ की सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी या वर्स होगी? आप कहेंगे सर क्या बात है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, अब तो रोज़ डायबिटीज़ का पेशेंट है वो भी रोज़ रसगुल्ले खाएगा दबा दबा के, क्या दिक्कत है? अब तो बीमार पड़ गए तो इंश्योरेंस तो है भैया, टीके तो खुद को ही लगेंगे, इंजेक्शन खुद के लगेंगे, क्यों? इंसुलिन के इंजेक्शन तो खुद ही लेने पड़ेंगे, वो थोड़ी इंश्योरेंस बस खाली बिल पे कर देगी. तो पॉइंट ये है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बढ़ने पर लोगों की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है या वर्स होती है. इसको लेकर एक छोटा सा डिस्कशन आज की क्लास में आपके साथ करने वाला हूँ. ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो ऑथर्स को पढ़ते हैं वो सब यूएस ऑथर्स होते हैं, तो वो जो रेफरेंस पॉइंट्स लेते हैं वो यूएस इकॉनमी से लेते हैं. तो ये भी जो हम रेफरेंस पॉइंट्स हमारे पास हैं वो यूएस इकॉनमी से ही हैं. अच्छा, ये मैंने लिखा हुआ है, मैं बताना भूल गया, कॉजेलिटी और कोरिलेशन में डिफरेंस क्या होता है. भाई कॉज एंड इफेक्ट डायरेक्शन बताता है, कौन कॉज है कौन इफेक्ट है. कोरिलेशन डायरेक्शन नहीं बताता, बस इतना बताता है कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है. कॉज कौन है इफेक्ट कौन है नहीं बता पाता. ठीक है जी. और दूसरा है मैकेनिज्म, कि देखिए
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में आपको पता होना चाहिए कि ये कॉज क्यों है और ये इफेक्ट क्यों है। एक आपके पास प्लॉजिबल रीजनेबल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। को रिलेशन के लिए उसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो कॉज एंड इफेक्ट बताता ही नहीं है। तीसरा इंटरवेंशन, देखिए कॉज कोरिलेशन में कोई इंटरवेंशन नहीं है, क्योंकि कोई पता नहीं कॉज कौन है इफेक्ट कौन है, जबकि कॉजलिटी में इंटरवेंशन है, क्योंकि जो कॉज होगा उसको चेंज करने से इफेक्ट में चेंज अपने आप आ जाएगा। ये 3 डिफरेंसेस हैं। डिस्कस करने का पॉइंट सिर्फ इतना है कि हमको एक रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए था कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम कॉजलिटी की बात करने वाले हैं, हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो जैसे मैंने कहा आपसे कि हम जो बातें करेंगे वो यूएस इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, क्योंकि जो ऑथर्स हम पढ़ते हैं सब यूएस ऑथर्स होते हैं ज़्यादातर उनमें से, और वो जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं यूएस इकॉनमी से लेते हैं। आपको याद होगा एक यूएस प्रेसिडेंट हुए, बहुत फेमस थे, वो बहुत पॉपुलर थे, उनका नाम था बैरक ओबामा, और उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी और उसका नाम था ओबामा केयर। उसका नाम बदल दिया गया, उसको कह दिया गया अफोर्डेबल केयर एक्ट, अफोर्डेबल केयर एक्ट, ACA, ओबामा केयर के नाम से पॉपुलर था वो। अब ये ACA क्या है? इस ACA में ये कहा गया कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो आपके ऊपर टैक्स की पेनल्टी लगेगी। अगर आप अनइंश्योर्ड हैं तो आपके ऊपर टैक्स की पेनल्टी गवर्नमेंट लगा देगी। इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो इंडिया में क्या होता है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो उसका कुछ परसेंटेज आपको इनकम टैक्स की पेमेंट के समय रिबेट मिल जाती है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो आप अंडर सेक्शन दिस दैट, अब मैं क्योंकि इनकम टैक्स को पढ़ाता नहीं है तो सेक्शन तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ सेक्शंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आप गूगल करके मालूम कर सकते हैं, आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाती है। तो एक तरह से ना लेने पर पेनल्टी होगी ना, वो है ना। अच्छा, तो 2010 में यूएस की जो कांग्रेस यानी वहाँ की जो पार्लियामेंट, वहाँ पे एक बिल पास हुआ। उसने कहा कि अगर आप दोज हु डू नॉट कंप्लाई हैड टू पे टैक्स पेनल्टी, जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेंगे उनको टैक्स पेनल्टी देनी पड़ेगी। मैं अपने रेफरेंस पॉइंट को आपको बार बार याद कराता रहूँगा। मेरा रेफरेंस पॉइंट यह है, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करती है क्या किसी कंट्री के अंदर? इस क्वेश्चन को मैं आंसर करना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम सारी कहानी पढ़ रहे हैं, बार बार इसको हम डिस्कस करेंगे, एंड में कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब ये जो कानून बना ACA, अफोर्डेबल केयर एक्ट, जब भी कोई कानून बनता है आप जानते हैं कुछ लोग उसके सपोर्ट में होते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट होते हैं। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हर कोई खुल के अपनी राय रखता है, हर कोई बताता है हाँ जी ये सही हुआ, नहीं जी ये सही नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए था। जो सपोर्ट रखेंगे बहुत अच्छा काम कर दिया जी आपने, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। तो इसमें भी कुछ लोग इसके सपोर्ट में थे, कुछ इसके अगेंस्ट थे। देखिए जो क्वेश्चन है ये है, वेदर हेल्थ केयर शुड बी लेफ्ट लार्जली टू प्राइवेट मार्केट्स और वेदर गवर्नमेंट शुड इंटरवीन टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस। जैसे हमारे कंट्री में हेल्थ केयर जो है वो प्राइवेट हाथों में है, आप ICICI लॉम्बार्ड से कराते हैं, HDFC अर्गो से कराते हैं, इस कंपनी से कराते हैं, उस कंपनी से कराते हैं, LIC से कराते हैं। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो लेना है वो आप अपनी इच्छा से लेते हैं। तो क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाए इसको? क्या यही हो कि भाई आपका मन है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए, प्राइवेट कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है उनसे ले लीजिए? या फिर ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया इस एक्ट के तहत, एज पर दिस एक्ट। तो कुछ लोग कहते हैं हाँ जी गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए फ्री राइडिंग को रोकने के लिए, पीपल रिलाइंग ऑन इमरजेंसी केयर। ये क्या है इसका मतलब अभी आगे समझा दूंगा। ये पीपल जो इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं वो इमरजेंसी केयर पे कैसे रिलाई करें इसका समझा दूंगा अभी आगे आपको। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं ये ज़रूरी है भाई हम तो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, जो लोग नहीं ले रहे हैं वो हमारे टैक्स के पैसे से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं वहाँ पे जाके इमरजेंसी केयर में जाके लेट जाते हैं बीमार होने पर, और वहाँ पे एज़ पर लॉ उनको फ्री ट्रीटमेंट देना ही पड़ता है, क्योंकि ये तो ह्यूमन ग्राउंड्स पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अच्छा जी, तो बिना पे किए क्योंकि वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो फ्री राइड कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई देखो गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट नहीं है, ये एक इंश्योरेंस जो है आपको लेना है नहीं लेना है ये आपकी अपनी खुद की इच्छा होनी चाहिए, इसमें गवर्नमेंट को इंटरवियर नहीं करना चाहिए। दो बात हम अपने क्वेश्चन पे आंसर करने की कोशिश करेंगे
कि क्या हेल्थ गवर्नमेंट ने क्यों किया, क्योंकि गवर्नमेंट कन्विंस थी इस बात को लेकर, यूएस गवर्नमेंट उस समय कन्विंस थी इस बात को लेकर कि अगर ज़्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में आ जाएंगे तो ओवरऑल जो हेल्थ कंडीशन है वो इंप्रूव हो जाएगी। गवर्नमेंट इसको लेके पूरी तरह से कन्विंस्ड थी। जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था वो इस बात के लिए पूरी तरह से कन्विंस था कि अगर ऐसा हो जाए, अगर ज़्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले लें तब ओवरऑल इकॉनमी में हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कानून बनाया था। होता है कि नहीं होता भी हम आगे डिस्कस करेंगे, और मतलब आने वाली क्लासेस में भी ये डिस्कशन चलता रहेगा। कुछ डेटा भी हम लेंगे, उससे हम स्टडी करेंगे बात को। अब देखिए एक पॉइंट है हेल्थ केयर स्पेंडिंग एंड आउटकम्स इन द यूएस। यूएस इकॉनमी का डेटा ये बताता है कि यूएस बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है हेल्थ केयर पर। जीडीपी का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन हेल्थ केयर पे खर्च करता है, ठीक है, जो और डेवलप्ड नेशन है उनके मुकाबले। फिर भी ये जो हैवी स्पेंडिंग है, इसके बावजूद यूएस के लोगों की हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। इंडिया को भले ही आप डायबिटीज़ कैपिटल कहते हो, लेकिन यूएस के लोग भी डायबिटीज़ में कम पीछे नहीं है, बहुत पीछे नहीं हमसे। वहाँ भी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। ओबेसिटी होगी तो डायबिटीज़ होगी। तो इतना पैसा खर्च करके भी यूएस में हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं है। क्या क्या हो रहा है जी, अमेरिकन जो हैं उनको ओबेसिटी है, क्रोनिक इलनेसेस हैं जैसे डायबिटीज़ वगैरह, ठीक है, और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है उनके जो सेम कंडीशन में कंट्रीज हैं कनाडा के मुकाबले। कनाडा और यूएस तो मतलब एकदम जैसे अब इंडिया पाकिस्तान आप देखते हैं, भले ही हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं लेकिन हमारी लैंग्वेज कल्चर पीछे से हम सब एक ही तरह से रहते आए हैं। तो वैसे यूएस कनाडा जो है उनका बहुत कुछ सिमिलर है, बहुत कुछ मिलता जुलता है, मगर फिर भी जो यूएस के लोग हैं उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो कनाडा से बहुत पुअर है। Canada spends only 2/3 as much on healthcare per person, yet Canadians live longer and are healthier overall. कनाडा जो है पर पर्सन यूएस के मुकाबले 2/3 खर्च करता है। यानी अगर यूएस 100 रुपये खर्च कर रहा है तो कनाडा 67 रुपीज़ खर्च कर रहा है सिर्फ, या डॉलर्स में कह लो। यूएस $100 खर्च कर रहा है तो कनाडा ओनली $67 खर्च कर रहा है। फिर भी कनाडा के जो लोग हैं उनकी एवरेज एज ज़्यादा है। कनाडा के लोग जो हैं वो ओवरऑल हेल्दियर हैं यूएस से। उसकी वजह क्या लगती है गवर्नमेंट को, यूएस गवर्नमेंट को वजह लगती है कि अनलाइक कनाडा एंड मोस्ट यूरोपियन नेशंस, यूएस डज नॉट हैव अ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। कनाडा की तरह या बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज उनकी तरह यूएस के पास कोई यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। ऑप्शनल है, आप चाहो तो लो हेल्थ इंश्योरेंस, ना चाहो तो मत लो। इसी वजह से ये गवर्नमेंट कन्विंस्ड है, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कन्विंस था इस बात को लेकर। ये कारण है कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, इसलिए हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इस प्लान से पहले बिफोर द एसीए यूएस में क्या चलता था? एक चलता था मेडिकेयर। मेडिकेयर मतलब जो ओल्ड एज सिटीजन्स थे यूएस के 65 साल से ऊपर, उनको एक फेडरल प्रोग्राम था हेल्थ इंश्योरेंस का जहाँ पे उनको इंश्योरेंस मिलता था। उसके लिए उनको पैसा देना नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट की तरफ से प्रीमियम पे करती थी और उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता था। एक था मेडिक एड। अब ये मेडिक एड क्या था? ये था गरीब लोगों के लिए, लो इनकम ग्रुप्स के लिए। वहाँ पे सिंगल मदर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, या और कोई वल्नरेबल पॉपुलेशन जो लो इनकम ग्रुप में है, उनका भी मेडिकल खर्चा जो था गवर्नमेंट उठाती है, ठीक है। अब बीच में रह जाता है कवरेज गैप। कवरेज गैप मतलब ऐसे वर्किंग एज पुअर एडल्ट्स जो क्वालिफाई नहीं करते मेडिकेड। भाई सिंगल मदर अगर कोई सिंगल फादर है तो वो तो नहीं क्वालिफाई करता, ठीक है, तो मेडिकेड में नहीं है या वो मेडिकेयर में नहीं है तो वो अनइंश्योर्ड रह जाते थे। कोई गरीब है, लेबर क्लास में काम कर रहा है, बहुत पैसा नहीं है, उसको लगता है, देखो जब इंसान पे पैसा कम होता है ना तो सबसे पहले वो पैसा कहाँ काटता है, खर्चा कहाँ काटता है? वो खर्चा काटता है एजुकेशन में, खर्चा काटता है हेल्थ में। वो डॉक्टर पे जाने की बजाय किसी ऐसे ऑप्शन को ढूंढता है जहाँ पे कम पैसे में ट्रीटमेंट मिल जाए। डॉक्टर पे नहीं जाना चाहता, स्कूल नहीं जाना चाहता। एजुकेशन और हेल्थ, इनकी इनकम इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, दे आर हाईली इनकम इलास्टिक। इनकम के बढ़ने पर इनकी डिमांड बढ़ती है, इनकम के कम होने पर इनकी डिमांड बहुत कम हो जाती है।
तो सम अनइंश्योर्ड वर्कर्स इवन ऑप्टेड आउट ऑफ एम्प्लॉयर बेस्ड प्लान्स। एम्प्लॉयर बेस्ड प्लान्स क्या होते हैं? एम्प्लॉयर कहता है चलो मैं कुछ प्रीमियम पे करूंगा, कुछ तुम्हारी सैलरी से काट लूंगा। वो अलग अलग वेरिएबल प्लान्स हो सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे एम्प्लॉयर कहता है 50% प्रीमियम मैं पे कर, मान लो आपका $1000 का प्रीमियम आ रहा है एनुअल, तो $500 मैं पे करता हूँ, $500 एनुअली आपकी सैलरी में से काट लूंगा। अब एम्प्लॉय को लगता है कि $500 खर्च करना मेरे लिए सही नहीं है, मैं तो वैसे ही अपना बहुत मुश्किल से गुजारा चला पाता हूँ, तो वो इस प्लान से बाहर आ जाता है। नहीं नहीं, आप मेरे लिए मत पैसा खर्च करो, मुझे इस प्लान की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्लान से वो बाहर आ जाता है। वो क्या सोच रहा होता है? वो ये सोच रहा होता है, जो मैंने कहा था ऊपर, अभी इमरजेंसी वाला बताऊंगा आगे, अब आ गया पॉइंट। वो ये सोच रहा होता है कि अगर कभी मैं बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, वहां जाके लेट जाऊंगा। उनको तो एज पर लॉ मेरा ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो होते हैं, जो इमरजेंसी रूम्स होते हैं भाई किसी को अचानक हार्ट अटैक आ गया, स्ट्रोक आ गया, तो एक उस शॉर्ट टर्म के लिए, उसको ट्रीटमेंट के लिए इमरजेंसी रूम जो अपने पास एडमिट करते हैं, स्टेबलाइज करके उसको कहते हैं अब आगे का ट्रीटमेंट के लिए आपको जो हॉस्पिटल है उसमें एडमिशन लेना होगा। या किसी को अगर क्रोनिक डिजीज़ है, किसी को अस्थमा है, किसी को डायबिटीज़ है, तो चलेगा ट्रीटमेंट उसका, वो तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है उसका, तो लगातार पिल्स पे रहिए, खाते रहिए गोलियां और चलते रहिए। तो उसके लिए इमरजेंसी का तो ये काम ही नहीं है, वो तो आपको रेगुलर जो डॉक्टर है उसके पास जाके ट्रीटमेंट अपना कराना पड़ेगा। तो ये जो समस्याएं हैं, इसकी वजह से लोग क्या होते हैं, दे डोंट गेट प्रॉपर कवर। ठीक है जी, क्योंकि मैंने क्या कहा, जो अनइंश्योर्ड हैं वो इस प्लान से, एम्प्लॉयर बेस्ड प्लान से बाहर रहते हैं, क्योंकि दे रिलाई ऑन हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स विच बाय लॉ कैन नॉट रिफ्यूज इमरजेंसी ट्रीटमेंट। लेकिन जैसे मैंने बताया, इमरजेंसी जो होता है किसके लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, इनके लिए नहीं होता है। ठीक है, अच्छा। तो अब इस वजह से गवर्नमेंट ये सोचती है कि ये लोग, जो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का सेक्शन ऐसा है जो अनकवर्ड रह जाता है, अनइंश्योर्ड रह जाता है, उसके लिए हम उनको, अब इंडिया की तरह नहीं है कि आप कहें कि हम तो इनकम टैक्स ही नहीं देंगे, हम तो अपने रिटर्न ही फाइल नहीं करेंगे। यहाँ तो बहुत सारे लोग टैक्स देते ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा सही है, बेटर है इंडिया से, कि टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, टैक्स पे पेनल्टी लगा दी कि अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो टैक्स पे पेनल्टी लग जाएगी। गिवन दीज गैप्स, proponents of reform argue that universal or mandated insurance would create a health dividend, यानी हेल्थ डिविडेंड मिलेगा, यानी बेटर हेल्थ कंडीशन सोसाइटी में हो जाएगी, प्रिवेंटिव केयर ज़्यादा होगी। क्योंकि देखो, जब हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, तो आप जब इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी टाइम टू टाइम आपको बोलती है कि आप अपना एक मेडिकल चेकअप करा के उसकी रिपोर्ट हमारे पास सबमिट कीजिए, उसके बेसिस पे हम आपके प्रीमियम को डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। और इंश्योरेंस कंपनी भी ये कहती है कि अगर आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी होगी तो प्रीमियम पे आपको हम रिबेट भी देंगे, और कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो हम प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करेंगे। सिंपल सी बात है, ये तो बहुत सिंपल रूल है। तो इससे, क्योंकि जो इंश्योरेंस लेगा तो उसको बार बार अपने रेगुलर चेकअप्स कराने होंगे, चेकअप्स कराएगा तो प्रिवेंटिव केयर, उसको मालूम चल जाएगा मेरे को क्या बीमारी है और उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। मोर इफेक्टिव क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट, तो अब कॉस्टली, जिसे को डायबिटीज़ है, किडनी अब डायबिटीज़ में क्या होगा, अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा, किडनी फेलियर हो जाएगी, लीवर फेलियर हो जाएगा, या कोई और ऑर्गन फेल कर जाएगा, और उसको सीधे फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। वहाँ से कुछ उसको ट्रीटमेंट मिला तो मिला, नहीं तो जय सिया राम। तो अब ऐसे में अगर इंसान जो है वो अपना रेगुलर चेकअप कराता है और उसको मालूम चल जाता है भाई मेरे को ये क्रोनिक डिजीज़ है, और उसका रेगुलर वो एक ट्रीटमेंट शुरू करता है और लेता रहता है, तो उस स्टेज पे वो जाता ही नहीं है कि जहाँ पे उसको एकदम से इमरजेंसी में जाना पड़ जाए, उससे बचा जा सकता है। तो यानी हेल्थ कंडीशन क्या होती है इससे इंप्रूव, क्योंकि अब हुआ क्या, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने गए तो कंपनी ने कहा पहले अपना हेल्थ चेकअप करा के आओ भैया, उसके बेस पे प्रीमियम तय करेंगे आपको क्या प्रीमियम देना है। तो जब मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले अपना हेल्थ चेकअप कराता हूँ तो मुझे मालूम हो जाता है कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। और रेगुलर हेल्थ चेकअप से क्या होता है, क्योंकि कंपनीज क्या करती हैं, जब आप प्रीमियम पे करते हैं, अक्सर कंपनीज ऐसा करती हैं कि आपको एक फ्री हेल्थ चेकअप दे देती हैं।
वो हेल्थ चेकअप आपको फ्री लग रहा होता है, अरे वाह वाह फ्री में हेल्थ चेकअप हो गया मेरा, कितना अच्छा हुआ, कितनी अच्छी कंपनी है। लेकिन वो कंपनी अपना रिस्क एसेस कर रही होती है कि इस आदमी को जो हेल्थ इंश्योरेंस हमने दिया है इसको कोई बीमारी तो नहीं है, उससे अपना रिस्क वो चेक कर रही होती है ताकि इसका प्रीमियम को हम बढ़ाएं या घटाएं, क्या करें। तो फ्री होता फ्री है, लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट है। तो इससे होता क्या है, इससे ओवरऑल सिस्टम जो होता है उसमें जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं उनका रेगुलर चेकअप होता है, पॉइंट ये है हमारा। और रेगुलर चेकअप होने से उनको मालूम चलता रहता है कि मेरी बॉडी में क्या समस्या है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइमली हो जाता है। तो यानी वो जो मेरा क्वेश्चन था, क्या हेल्थ इंश्योरेंस ओवरऑल सोसाइटी की हेल्थ को इंप्रूव करता है, ये उसका आंसर कर रहा है, ये पॉइंट उसका आंसर कर रहा है हाँ, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का एक पार्ट है रेगुलर हेल्थ चेकअप। और रेगुलर हेल्थ चेकअप जो है वो बार बार बताता है कि भाई आपको ये समस्या है, और उस समस्या होने पर जब मेरे को मालूम चल गया मेरे को ये समस्या है तो मैं इसका ट्रीटमेंट करवाता हूँ। ठीक है, जैसे रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन इमरजेंसी रूम्स हो जाता है, किसी को फिर इमरजेंसी में जाने की जरूरत पड़े इसका चांस कम हो जाता है। तो अब वापस से वही क्वेश्चन, द कॉजल क्वेश्चन, जो कॉजलिटी हम पढ़ रहे थे, डज इंश्योरेंस इंप्रूव हेल्थ, क्या इंश्योरेंस हेल्थ को इंप्रूव करती है। देखिए इसके लिए ऑथर ने एक पोएम यूज की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, द रोड नॉट टेकन। आप एक दोराहे पे आके खड़े हो गए, यहां से दो रास्ते जाते हैं, एक इधर और एक इधर। आप एक बार में किसी एक ही रास्ते पर जा सकते हैं। मान लीजिए मैं इस रास्ते पे चल पड़ा, अब जो होगा इस रास्ते की वजह से होगा। ये जो दूसरा रास्ता है इसको मैंने छोड़ दिया है, इस पे जाने पर मेरे साथ क्या क्या होता उसका मैं सिर्फ अनुमान ही लगा सकता हूं। एक्चुअल में उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मैं नहीं दे सकता हूं। सिंपल सी बात है, मैं इंश्योरेंस लूंगा तो क्या क्या होगा ये तो मुझे पता है, लेकिन अगर मैंने इंश्योरेंस नहीं लिया होता तो क्या क्या होता ये मुझको नहीं पता है, एक अंदाजा लगाया जा सकता है। तो डज इंश्योरेंस इंप्रूव हेल्थ, इसमें हमको समझना यह है कि जनरली हमको अगर हम इंडिकेटिव बेसिस पे देखें तो हमको लगता है हाँ इंश्योरेंस हेल्थ को इंप्रूव करती है। मगर आप अगर हमसे ये कहें कि आप ये बताइए कि एक्चुअल में येस नो क्योंकि इसमें ग्रे एरिया भी है, आप येस नो बताइए तो हम नहीं बता सकते हैं। क्योंकि अगर कंट्री में मान लीजिए मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हैज टेकन द हेल्थ इंश्योरेंस, तो अगर वो ना लेते तो क्या होता हमको पता नहीं है। या फिर अगर मेजॉरिटी हैव नॉट टेकन द इंश्योरेंस तो वो लेते तो क्या होता हमको पता नहीं है। ठीक है, अब इसका भी एक उपाय है, मैं बताऊंगा आपको। इसका भी एक उपाय है, इसका भी एक उपाय है, बताता हूं इसका उपाय क्या है। So the central research question is whether having health insurance causes better health or whether healthier people are simply more likely to have insurance. ठीक है, तो अब हमारे पास ये आता है काउंटर फैक्चुअल प्रॉब्लम, यानी अगर इंश्योरेंस लिया होता तो क्या होता, नहीं लिया है अगर लिया, काउंटर फैक्चुअल जो फैक्ट है उसके उल्टा काउंटर फैक्चुअल प्रॉब्लम। यानी अगर मैंने इंश्योरेंस लिया है तो ये फैक्चुअल है, नहीं लिया होता तो ये काउंटर फैक्चुअल है। मैंने इंश्योरेंस नहीं लिया है ये फैक्चुअल है, लिया होता तो ये काउंटर फैक्चुअल है। अब काउंटर फैक्चुअल का आंसर क्या होगा, वो तो इमेजिनरी है क्योंकि वो तो एक्चुअल में हुआ ही नहीं, फैक्चुअल ही नहीं है वो तो एक इमेजिनरी क्वेश्चन, इमेजिनरी आंसर। आप कहेंगे सर इसके लिए ये किया जा सकता है, जो इंश्योरेंस ले रहे हैं उनको स्टडी कर लो, जो नहीं ले रहे हैं उनको स्टडी कर लो, बिल्कुल कर सकते हैं। मगर देखो सोशल साइंस में क्या होता है, आपने एक शायद पिक्चर, मेरे को पिक्चर याद आती है अक्षय कुमार की, मंजुलिका वाली। उसमें अक्षय कुमार एक डायलॉग बोलता है, वो बड़े काम का डायलॉग है। वो लास्ट में जब वो ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो वो बोलता है कि मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ हर एक आदमी का अलग पर्सनैलिटी है, तो एक मेथड जो एक जगह फिट होता है वो दूसरी जगह फिट होगा कि नहीं होगा मैं नहीं श्योरिटी से नहीं बता सकता। अपने दोस्त को जब वो समझा रहा होता है, उसकी बीवी का ट्रीटमेंट करना है उसे, और उसको समझा रहा होता है देख मैं इस बीमारी का डॉक्टर तो हूँ, मैं इसका इलाज तो करता हूँ, लेकिन मैं तेरे को ये 100% नहीं कह सकता कि ये बीमारी को मैं सॉल्व कर डालूंगा,
क्यों? क्योंकि हर एक आदमी की अलग पर्सनैलिटी है, अलग सिचुएशन है, अलग सर्कमस्टांसेस हैं। तो इस ट्रीटमेंट का उस पर क्या असर होगा ये मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। यही बात यहां भी है कि जो लोगों ने इंश्योरेंस लिया उनकी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस अलग हैं, जिन्होंने नहीं लिया उनकी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस अलग हैं। तो उनके रिजल्ट को इनके ऊपर सुपर इंपोज या इनके रिजल्ट को उनके ऊपर सुपर इंपोज हम नहीं कर सकते हैं, हम अगर हमारे पास इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है, ठीक है, और कोई उपाय भी नहीं है। तो क्या कहता है जी, फॉर एनी गिवन पर्सन वी कैन ऑब्जर्व विद इंश्योरेंस और विदाउट इंश्योरेंस बट नेवर बोथ एट द सेम टाइम। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक ऐसा स्टडी करें जहां पे आप मेरे को पकड़ लें कहें सर आपको विद इंश्योरेंस भी स्टडी करेंगे और आपको विदाउट इंश्योरेंस भी स्टडी करेंगे। तो मैंने अगर इंश्योरेंस ले लिया तो मैं विद इंश्योरेंस कैटेगरी में चला गया, और अगर नहीं लिया तो विदाउट में चला गया। दोनों को एक साथ तो आप स्टडी कर ही नहीं सकते हो। टू एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ इंश्योरेंस वी मस्ट इमेजिन अ पैरेलल वर्ल्ड। तो हम एक इमेजिन करते हैं, एक पैरेलल वर्ल्ड है जहां पे धीरज सर एक सिचुएशन में जहां पे इंश्योरेंस लेके जी रहे हैं ये फैक्चुअल है, और एक पैरेलल है जहां पे बिना इंश्योरेंस के जी रहे हैं। एक साथ दो पैरेलल वर्ल्ड चल रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स होती है ना, क्वांटम, वही सब कंसेप्ट पे पहुंच गए, क्वांटम। वाह, तो दोनों को एक साथ स्टडी करना है। तो क्वांटम की हेल्प से आप इस वर्ल्ड में हैं, फिर उसमें चले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं वहां पे, वहां स्टडी करके आते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर यहां स्टडी करते हैं। वाह क्या बात है, पॉसिबल है क्या? अभी तो नहीं है, कल को हो जाए तो पता नहीं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम दूसरे वर्ल्ड में जा सकें। कहते हैं ना हम और भी दुनिया में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, कभी कभी हमें जो लगता है वो पैरेलल वर्ल्ड में कहीं हो रहा है वो हमको यहाँ लगता है। खैर छोड़िए, सिचुएशन समझ गया ना आप क्या है, पॉइंट वही था। तो ऑथर ने यहाँ पे एक पोएम ली है, मैं पोएम तो नहीं पढ़ रखी, सुना रहा हूँ आपको, लेकिन ठीक है, पोएम मतलब यही है, द रोड नॉट टेकन। इसको एज ए मेटाफर यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक ट्रैवलर दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता, तो रिसर्चर जो होता है वो दोनों वर्जन्स को एक साथ स्टडी नहीं कर सकता, इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड को। तो आप 100% एक्यूरेसी नहीं ला सकते अपने रिजल्ट के अंदर। हाँ, आप ये कह सकते हैं जी हाँ ज़्यादातर लोग जो इंश्योरेंस नहीं लेते उनके साथ ऐसा होता है, या ज़्यादातर लोग जो इंश्योरेंस लेते हैं उनके साथ ऐसा होता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, देखो कभी कभी क्या होता है कि एक ही रेस्टोरेंट बैठ के 4 लोगों ने खाना खाया, एक साथ खाया, एक ही डिश मंगाई, वही सब ने शेयर करके खाई, एक ही प्लेट में खाई, प्लेट भी अलग यूज़ नहीं करी, बहुत दोस्ती है उनमें। उन 4 में से एक को क्या कहते हैं उसको, फूड पॉइजनिंग होगी, 3 को नहीं हुई, किसी एक को हो गई। क्यों हो गई? उसी को क्यों हुई, बाकी 3 को क्यों नहीं हुई? या 3 को हो गई, एक को नहीं हुई? बात वही है जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, कि सिचुएशन जो होती है वो सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, सबकी बॉडी का जो टेम्परामेंट है वो सब अलग अलग हैं। इसलिए आप सुपर इम्पोज तो नहीं कर सकते रिजल्ट को। हाँ, मगर एक जनरल प्रेडिक्शन की जा सकती है, वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस हाईलाइट्स द डिफिकल्टी इन प्रूविंग कॉजलिटी रादर देन जस्ट कोरिलेशन। तो ये जो सिचुएशन वाला इफेक्ट है ना, कि चीज़ें सिचुएशनल हैं, सर्कमस्टेंशियल हैं, उसकी वजह से हम कॉजलिटी के एंगल पे थोड़े वीक पड़ जाते हैं। कोरिलेशन तो हम बता सकते हैं कि ये अगर ज़्यादातर लोग, अगर हम ये चेक करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ कंडीशन, तो हम पाते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा होने पर हेल्थ कंडीशन अच्छी होती है, पॉजिटिव कोरिलेशन नज़र आता है। लेकिन जो कॉजलिटी वाला एंगल है, हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से हेल्थ कंडीशन अच्छी है, इसको प्रूव करना बहुत बड़ा चैलेंज है सर, ठीक है। तो हम यहाँ पर अजम्पशन लेकर चलते हैं कि ऐसा हुआ होगा, अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया होता तो ऐसा हुआ होता, उस बेसिस पे आंसर करते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम मान लेते हैं 2 ग्रुप्स हैं, एक ट्रीटमेंट ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप। जैसे मेडिकल साइंस में होता है ना, मेडिकल साइंस में क्या होता है, हम ये मेडिकल साइंस से ले रहे हैं इस बात को, कि भाई मेडिकल ट्रायल्स में हम 2 ग्रुप बनाते हैं, एक का ट्रीटमेंट करते हैं, एक का नहीं करते। एक जैसे कोविड आ गया, सपोज कोविड का आपको टेस्ट करना है, तो एक को वैक्सीनेशन दिया ग्रुप को, एक ग्रुप को नहीं दिया, फिर रिजल्ट स्टडी किया कि क्या क्या हो रहा है, जिनको दिया वैक्सीनेशन उनके साथ क्या क्या हो रहा है, जिनको नहीं दिया उनके साथ क्या क्या हो रहा है। तो जिनको दिया वो ट्रीटमेंट ग्रुप है, जिनको नहीं दिया वो कंट्रोल ग्रुप है। तो 2 सिचुएशन आप एक साथ स्टडी करते हैं, मगर फिर वही सिचुएशन अपनी जगह पे खड़ी है, वो क्वेश्चन खड़ा है अपनी जगह पर, कि वहाँ जो लोग हैं वो अलग अलग हैं, उनके सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस अलग अलग हैं। तो सुपर इम्पोज तो हम चाहे उसके रिजल्ट को वहाँ उठा के पटक दें या इसके रिजल्ट को वहाँ पटक दें, वो पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम एक कंक्लूजन की बात करें, जनरल कंक्लूजन की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ग्रुप क्या है, जिसमें मानते हैं कि जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है
यहाँ पे हम मान लेते हैं, और कंट्रोल ग्रुप जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। फिर हम स्टडी करते हैं कि जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई। तो हम मान लेते हैं कि अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते तो ये डिफ़िकल्टी उनको ना होती। इसके अलावा कोई और उपाय हमारे पास है नहीं। ठीक है जी। So the effectiveness of this approach depends on how well the control group represents the counterfactual world. कितना अच्छा वो ग्रुप है। भाई अगर एक ही तरह के दो लोग हैं, मान लो दो जुड़वा भाई हैं, एक को ट्रीटमेंट ग्रुप में रख दिया, एक को कंट्रोल ग्रुप में रख दिया, हम मान लेते हैं उनके ज़्यादातर क्या सभी फीचर्स सेम है, ऐसे हमने दो ग्रुप बनाए हैं। तो जितना बेटर कंट्रोल ग्रुप होगा, जितना अच्छा वो रिप्रेजेंटेशन रखता होगा, उतना बेटर हमारा रिजल्ट होगा, और जितना पुअर रिप्रेजेंटेशन होगा कंट्रोल ग्रुप में उतना हमारा वर्स रिजल्ट होगा। तो ये बात तो है। अब इस तरह का एक नेशनल हेल्थ इंटरव्यू सर्वे कंडक्ट हुआ यूएस में। सर्वे का क्वेश्चन ये था कि आप बताइए आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, फेयर है, पुअर है। एक्सीलेंट को हम देंगे 5 नंबर, पुअर को देंगे 1 नंबर। वही वेरी गुड को 4, गुड को 3, फेयर को 2, पुअर को 1। ठीक है जी। अच्छा जी, ट्रीटमेंट ग्रुप ने कहा इंश्योरेंस है और कंट्रोल ग्रुप ने कहा नहीं है, और आउटकम निकाला हमने हेल्थ इंडेक्स का स्कोर क्या आ रहा है, मतलब जो ये हमने पॉइंट्स दिए उसके बेस पे हमने स्कोर निकाल लिया। अब जो मेन है, मेन उनमें जो इंश्योर्ड हैं उनका स्कोर अनइंश्योर्ड से 0.3 पॉइंट ज़्यादा था, 0.3 पॉइंट्स ज़्यादा था, और जो विमेन हैं उनमें इंश्योर्ड का जो स्कोर था 0.4 पॉइंट ज़्यादा था अनइंश्योर्ड से। ठीक है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो वेरिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, डेटा में कितना वेरिएशन है, वो आ रहा है 1, यानी ये डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि मेन में विमेन में ये हमको नज़र आ रहा है और वेरिएबिलिटी भी काफ़ी है दोनों में, तो हमको क्लियरली नज़र आता है कि जो इंश्योर्ड लोग हैं उनका स्कोर ज़्यादा बेहतर है अनइंश्योर्ड से। इंश्योर्ड का स्कोर जो है अनइंश्योर्ड से बेहतर है हेल्थ इंडेक्स पे, यानी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है। इसका फिर एनालिसिस डेटा लेकर वो सब तो काम आगे चलेंगे ही, मगर अभी हम एक स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, हमने फर्स्ट गियर लिया गाड़ी का भी खाली, कि हम एक बात को समझते हैं कि कॉजेलिटी का मतलब क्या है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में कॉज क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस, इफेक्ट क्या है, गुड हेल्थ कंडीशन। So those who have taken health insurance generally they have good health conditions. इसी स्टडी को ध्यान में रखकर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो एक्ट लेकर आया था। ठीक है। और उसको उन्होंने कहा कि भाई आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो ओवरऑल इकॉनमी में लोगों की जो हेल्थ कंडीशन है वो बेटर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात आपको। तो ये एक टॉपिक था कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर, कॉजेलिटी के ऊपर। कोरिलेशन तो आप समझते हैं अच्छी तरह से। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अब आपको एक थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है। हम कैसे कह सकते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कॉजेज गुड हेल्थ कंडीशन। तो हेल्थ इंश्योरेंस कॉज है, गुड हेल्थ कंडीशन इफेक्ट है। ये टॉपिक हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया। आसान सा टॉपिक था वैसे तो, होपफुली बात आप लोग समझ गए हैं। फिर भी कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात जो आपको पता नहीं चल रही है, आपको समझ नहीं आई, किसी बात पे आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो डाउट क्लास में आइए और मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए। अदरवाइज़ देखिए यहाँ पे ऊपर नंबर मेरा फ्लैश हो रहा है, नीचे भी नंबर लिखा हुआ है, आप व्हाट्सएप करके भी अपनी बात मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।